नमस्कार। केजरीवाल ने आज कह दिया है कि अगर बीजेपी जीती तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। 400 सीटें मोदी को अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चाहिए। तो क्या अगर बीजेपी जीती तो मोदी प्रधानमंत्री वाकई नहीं रहेंगे? यही बात कई मन से राहुल गांधी भी कह चुके हैं। खैर, सबसे बड़ी बात जो आज अरविंद केजरीवाल ने कही वो ये थी कि अब मोदी वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह की तरह योगी आदित्यनाथ को भी रास्ते से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। 2 महीने के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर बीजेपी जीती तो क्या वाकई मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे? और अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है कि 400 सीटें मोदी को अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चाहिए, इसको कैसे देख रहे हैं आप? प्रज्ञा जी, देखिए, ये चुनाव इसी तरह के नैरेटिव्स बनाने का चुनाव होकर रह गया है और काल्पनिक ज्यादा लगने लगा है और कल्पनाएं ज्यादा दिख रही हैं। देखिए, कोई भी पार्टी या गठबंधन चुनाव जीतेगा तो वो अपना नेता तय करेगा। अब इसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, तो वो दरअसल ये बात कह करके एक हमला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर कि आपने तो कहा था कि हम 75 साल की उम्र के बाद में लोग राजनीति से हट जाएंगे, तो आपकी उम्र 75 साल होने वाली है अगले साल, तो आप हट जाएंगे और उस हिसाब से आप खुद नहीं बनेंगे और अमित शाह को बनाएंगे। तो वो उनके ही औजार से उन पर ही हमला कर रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री क्या रहेंगे ही नहीं, राजनीति से ही हट जाएंगे। तो ये निश्चित रूप से अपने वादे के पक्के हैं नरेंद्र मोदी, और वे ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो कौन बन सकते हैं? तो अमित शाह। तो क्या ये 400 पार का नारा अमित शाह के लिए है? ये सारे प्रश्न बना करके वो पैकेज की तरह उनकी तरफ फेंक रहे हैं ताकि नरेंद्र मोदी जो हमला कर रहे हैं कि विपक्ष पर, उसका जवाब दिया जा सके। ये मतलब दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का अब एक नया बयान आ रहा है कि कांग्रेस को फिर 50 से कम सीटें आएंगी और वो विपक्ष का दर्जा नहीं हासिल कर सकेंगी। तो वो आक्रामकता की एक नया लेवल सेट कर रहे हैं कि कांग्रेस को 50 भी नहीं आएगी, इस पर बात हो। अब तक वो कह रहे थे 400 पर बात हो, अब कह रहे हैं कांग्रेस को 50 नहीं आएगी, इस पर बात हो। तो वो एक नया विमर्श छेड़ रहे हैं। राहुल गांधी के भी भाषण में अगर आप देखेंगे तो लगातार वो कह रहे हैं कि एक बात लिख लो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये कह रहे हैं, उनकी भाषा में कह रहा हूँ, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को ऐसे ही बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो ये जो कह रहे हैं, तो ये भी विमर्श ही खड़ा करने की बात है। तो मूल रूप में देखा जाए तो लड़ाई जनता के बीच में अपनी अपनी बातों को समझाने की है। और अभी जो मुद्दा चल रहा है, जनता के बीच जो मुद्दा है वो करप्शन मुद्दा बन चुका है। संविधान बचाने का मुद्दा सबके जहन में है। और हम देख रहे हैं कि जो मुद्दे राहुल गांधी ने बीते दिनों में लगातार सेट किए, उसी मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी आकर बोलती दिख रही है। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपनी लय खो दी है। अपने मुद्दों पर वोट मांगना उसने छोड़ दिया है। अब वो मांग रहे हैं वोट के संविधान हम बचाएंगे, आरक्षण हम बढ़ाएंगे। आरक्षण बढ़ाने की भी बात करने लगे हैं। वो बीजेपी जो आरक्षण के खिलाफ समय समय पर बोलती रही, उनके नेता बोलते रहे, आज उनको स्पष्ट आके बोलना पड़ रहा है कि आरक्षण हम बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया गठबंधन की ओर से कहा जा रहा था कि ये लोग आरक्षण खत्म करने के लिए और संविधान बदलने के लिए 400 सीट मांग रहे हैं, उससे बीजेपी को डर लगने लगा है कि जनता कहीं ऐसी ही बात समझ ना बैठे, तब तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए उनको वो बात करनी पड़ रही है जो विपक्ष अब तक कहता रहा है। तो ये सारे मतलब है। अब अरविंद केजरीवाल जी आए हैं जेल से, जो नैरेटिव एक इस वक्त पर चल रहा है, तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं को हम देख रहे हैं जो ये बात कहते हुए मंच पर सार्वजनिक तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो इस नैरेटिव को मैं क्या समझूं सर?
ये बहुत बड़ा नैरेटिव है। जिस तरीके से बीजेपी की ओर से मोदी मैजिक, मोदी के लिए वोट, आप पार्टी को नहीं दे रहे हैं वोट, मोदी को दे रहे हैं, आप उम्मीदवार को नहीं दे रहे हैं, मोदी को दे रहे हैं। ये जो बड़ा नैरेटिव खड़ा है किसी भी लोकसभा गारंटी चुनाव है में, तो मोदी की गारंटी हाँ, है। मोदी की गारंटी है। ये हमको बहुत गुस्सा है सांसद से, लेकिन वोट हमको मोदी को देना है। मोदी के नाम पर देना है। ये बात जो बिठाई गई है, और कई लोग मानते भी हैं जो बहुत कट्टर बीजेपी के समर्थक हैं, तो जितनी नाराजगी है कोई बात नहीं, लेकिन हम मोदी को वोट देंगे। तो इसका काउंटर करने के लिए विपक्ष ने बहुत जबरदस्त तरीके से ये विमर्श छेड़ दिया है कि मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो आप मोदी को क्या वोट देंगे, ये तो 75 साल में रिटायर करने वाले हैं। अगर ये बात बैठ जाती है, बिठा दी जाती जनता के बीच में कि नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, चाहे जिस वजह से इनको सीट नहीं आएगी इसलिए नहीं बनेंगे, आ भी जाए तब भी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो 75 साल वाला कमिटमेंट है। और ये वास्तव में अंदर खाने खेल हो गया है। अमित शाह प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, या उसी में उत्तर प्रदेश की भी राजनीति में अमित शाह के ने अमित योगी जी के खिलाफ एक तरह से मोर्चा ले रखा है अंदरूनी रूप में। तो कहीं जो योगी आदित्यनाथ का भी पत्ता न कट जाए, तो ये सारी चीजों को गूंथ करके ये बताया जा रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो अगर ये बात जितनी तो दूर इसका फायदा क्या होगा सर? देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि नरेंद्र मोदी की जो फैन फॉलोइंग है, नरेंद्र मोदी का जो क्रेज लोगों में हुआ करता था, वो अमित शाह के लिए तो कभी दिखाई नहीं दिया। नहीं इस तरह की कभी कोई नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया बीजेपी की तरफ से कि अगर मोदी नहीं तो शाह। हाँ, एक बात जरूर चलती थी कि मोदी नहीं तो योगी आदित्यनाथ। तो इस चीज को मैं समझने की कोशिश करूंगी। अगर अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, ये जो बात तमाम चाहे राहुल गांधी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो जो कह रहे हैं कि मोदी को 400 सीटें अमित शाह की ले जाइए, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सर लोगों में? देखिए, जो नाम अमित शाह के रूप में कहे जा रहे हैं, विपक्ष का इंटरेस्ट अमित शाह में नहीं है। हाँ। विपक्ष का इंटरेस्ट ये बताने में है कि ये मोदी जी के नाम पर जो आप लोग वोट देने की गलतफहमी पाल रहे हैं, ये मोदी दरअसल प्रधानमंत्री ही नहीं बनने वाले हैं, तो इसलिए इनको वोट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मन में ये बात बिठा रहे हैं। तो ऐसा जो वो कर रहे, विपक्ष कर रहे हैं, तो हमारी दिलचस्पी ये है जानने की और देखने की कि जिस तरीके से विपक्ष की पिच में आ जा रहा है, मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी आ जा रही है, क्या इस बार वो लोग ऐसा कोई बयान लेकर आ जाएंगे कि नहीं बनेंगे तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर वो ये साबित करने में लग गए कि नहीं हम जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और कोई लोग नहीं बनेगा, इसका मतलब है कि वो प्रेशर में फिर आ गए। ये आप देखिएगा आज से कल तक में हो जाएगा, उनको बयान देना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और जैसे आजकल बड़ी सफाई दे रहे हैं वैसे मोदी जी, ये तो देखने को मिला है। प्रियंका गांधी ने भी कुछ दिन पहले ये बात कही थी, आजकल मोदी जी बड़ी सफाइयां दे रहे हैं, विपक्ष की पिच पर खेलने को तैयार मजबूर हो गए। तो बिल्कुल ये चुनाव बदल गया है, इसी रूप में बदल गया है। और हम तो जहां जहां से रिपोर्ट मिल रही है, बिहार से भी कुछ लोग बता रहे थे, बीजेपी के जो लोग प्रभारी हैं, जो लोग दिल्ली से बिहार में गए हैं, चुनाव के समय में भेजे जाते हैं ना बहुत सारे, जहां मान लीजिए जिस राज्य में चुनाव होता है खत्म होता है, वहां से उठा के भेज दिए जाते हैं दूसरे राज्य में जहां चुनाव हो रहा होता है। तो ऐसे लोग जो वहां घूम रहे हैं, उनकी बातों के आधार पर हम कह रहे हैं कि वो बिहार में बीजेपी बहुत दहशत में है, वह पूरा चुनाव तेजस्वी उठा के ले जा रहे हैं, ये हालत बन गए हैं। अच्छी सीटों के बारे में जो कल तो किसी ने बताया कि वाल्मीकि नगर जैसी सीट बिहार में है, वहां भी बीजेपी की हालत खराब है और वो आरजेडी जीत रही है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो इससे ये रिपोर्ट जाहिर बात है कि मेरे पास आ रही है, तो बीजेपी के पास तो स्वयं जा रही होगी, उनके ही लोग बता रहे हैं। तो इन कारणों से बीजेपी इतनी परेशान है कि अपने लिए हर नेगेटिव बात का जवाब देने को वो तुल गई है। तो लेकिन जवाब देना, आप विपक्ष के नारे के साथ में आ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट सब अनुकूल नहीं पड़ के प्रतिकूल पड़ेगा, तो ये बहुत मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति जो दूसरों को अपनी बात पर जवाब देने के लिए विवश करते थे, वो आज दूसरों की बात पर खुद जवाब दे रहे हैं। तो ये चुनाव बदला हुआ इस रूप में दिख रहा है। जी
सर, योगी आदित्यनाथ 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इस बात को कैसे समझा जाए? इसका एनालिसिस जरा करके आप दर्शकों को बताइए। देखिए, ये काम तो बहुत मुश्किल है बीजेपी लीडरशिप के लिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को हटाने की अंदर खाने वाली कोशिश तो हमेशा से चली है। बिल्कुल इवन सही बात है। बनाते समय भी योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं थे। उनकी पसंद तो हमारे अभी जो राज्यपाल एलजी हैं उधर जम्मू कश्मीर में वो मनोज थे। सिन्हा जी। मनोज सिन्हा थे, वो तो पूजा वूजा भी करने लगे थे कि अब हम्म मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, सब परिवार हम्म निकल गए थे। हम्म लेकिन हम्म ऐन वक्त पर कोई दबाव था जिसने हम्म योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया, योगी मोदी शाह की मंशा के विपरीत। उसके बाद से आपने सिविल सर्वेंट्स की भी नियुक्ति के मामले में, नियुक्ति नहीं करने के मामले में, डीजीपी कौन रहेगा, मुख्य सचिव कौन हाँ, रहेगा, इस तरह की जो चीजें हैं और इसमें कई बार हमने। तो कार्यालयों से फाइलें फेंका फाकी भी की भी खबरें निकल करके आई कि फाइलें तक फेंक दी गई एक तो दूसरे के ऊपर। हम्म बिल्कुल, तो इस तरह से वो चीजें हुई, लेकिन हर बार योगी आदित्यनाथ भारी पड़े और हम्म अपने आप को बचाए हुए। इवन दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद, पहली बार और मुख्यमंत्री के तौर पे दूसरी बार जब वो आए, तब भी हम्म था कि कहीं इनको बदल न दिया जाए, लेकिन हम्म ऐसा हुआ लेकिन नहीं। अब तो सर विपक्ष के नेता खुलकर बोल रहे हैं भाई कि अब योगी आदित्यनाथ का भी रास्ते से उनको हटाने की तैयारी कर रहे हैं मोदी, ये किसी के हाँ अपने नहीं है, किसी के सगे नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो इस बीच कई घटनाएं राष्ट्रीय फलक पर हुई हैं भाई। हम्म आप देखिए, हरियाणा में 3-3 ये सरकारें बदल गई, उत्तराखंड में बदल गई थी, हरियाणा में भी बदली, गुजरात में पूरी कैबिनेट बदली, राजस्थान में वसुंधरा राजे जैसी ताकतवर मुख्यमंत्री थी हाँ। पहले, बाहर हो गई। शिवराज सिंह चौहान लगातार किस्मत भरोसे या लड़ करके संघर्ष करके वो मुख्यमंत्री बने हुए थे, उनको भी जाना पड़ा। तो अब लगता है राष्ट्रीय फलक पर जब इतनी घटनाएं घटी हैं, तो क्या अब आखिरी दीवार के तौर पर जो मोदी हम्म शाह के रिजीम में अपने उनकी इच्छा के विरुद्ध सियासत के मैदान में भारतीय जनता पार्टी के ओर से खड़े हैं, क्या वो अपने आप को बचा पाएंगे? जाहिर बात है कि अगर लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी शाह की वापसी हो गई, तो अब योगी आदित्यनाथ का खुद को बचाए रखना लगभग असंभव हो जाएगा, ऐसा सभी राजनीति को समझने वाले लोग मानने लगे हैं। तो तो यही क्या कारण है कि यही कारण है सर क्या कि आरएसएस भी बैकड्रॉप से या फिर पीछे से उतना सपोर्ट बीजेपी को नहीं कर पा रही है इस चुनाव में? जो हम अक्सर हर चुनाव में देखते थे कि आरएसएस के तमाम नेता भी पोलिंग बूथों तक लोगों को लाने में बड़े मददगार हुआ करते थे, लेकिन आज आरएसएस पीछे से गायब है। देखिए, आरएसएस हो या कोई भी ऐसा जो सिंपैथाइजर हो बीजेपी का, वो जनता के बीच जब वोट मांगने जाते हैं, तो उनको एक हाई मॉरल ग्राउंड जो अब तक पास में हुआ करता था कि ये हम्म विकासवादी सरकार है, सबके लिए सबका साथ वाली सरकार है, तो उस उनको अब प्रतिकार झेलना पड़ रहा है, तो हम्म अपमान भी झेलना पड़ रहा है कि ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली सरकार है, ये तो सभी भ्रष्ट लोगों को अपने साथ रखने वाली सरकार है, ये तो अपने ही नेताओं के पर कतरने वाली सरकार है, ये तो 2 आदमी की सरकार है, ये तो उद्योगपतियों की सरकार है। इस तरह से सुनना पड़ता है। तो इसका जवाब देना आरएसएस के लोगों के लिए, जिसमें हम मानते हैं कि उनमें नैतिक बल होता है, जो देश के लिए बोलना चाहते हैं, तो उनको बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से ये एक तो ये दिक्कत है, और दूसरी हम्म दिक्कत है ये कि हाँ, योगी आदित्यनाथ भी आरएसएस के लिए उतने ही प्रिय हैं जितने दूसरे हैं, तो योगी आदित्यनाथ को क्यों हटाओगे भाई? ये भी एक हम्म प्रतिक्रिया है। इसके साथ साथ जातीय बात भी आती है कि आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ चूंकि राजपूत समाज से हैं, और हम्म राजपूत समाज गुजरात में भी विरोध कर रहा है, राजस्थान हम्म में भी विरोध कर रहा है, आपको उत्तर प्रदेश में भी विरोध कर रहा है बीजेपी का। और इस विरोध को ठीक करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से कोई दिखावे वाली कोशिश भी नहीं हुई, जो हम्म मोदी शाह की ओर से होनी चाहिए कि राजपूतों को मनाया जाए, वो कोशिश हम्म दिखी ही नहीं। तो इसको भी लोगों ने योगी आदित्यनाथ की कुर्सी से जोड़ा है कि क्या बिल्कुल। एक राजपूत सत्ता में है, तो राजपूत को हटाने की और राजपूत के गुस्से की कोशिश और राजपूत के हम्म गुस्से को एकदम नजरअंदाज कर दिया जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है। तो यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जबकि आचार संहिता लगी हुई रही, तब भी
राजपूतों की बड़ी बड़ी रैलियां हो गई, किसी ने बिल्कुल। रोका टोका नहीं। तो ये सारी बातें हैं जिससे पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है कि योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटाया जा सकता है अगर मोदी शाह की वापसी हो, जो कोशिश अब तक सफल नहीं हुई, वो अब अगली बार जबकि वो अगर वो जीत कर आ गए तो वो सफल हो जा सकती है। इस आशंका ने भी बीजेपी के वैसे कार्यकर्ताओं को जो सिर्फ मोदी शाह को पार्टी नहीं मानते, वो सबके लिए पार्टी मानते हैं, उनको हतोत्साहित किया है। सर, खबरें तो यहाँ तक की हैं कि बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल जो शुरुआत में पैकेज चलाते थे कि मोदी नहीं तो योगी और मोदी के बाद योगी, ये वाले पैकेज तक रुकवा दिए गए, बंद करवा दिए गए। बाकायदा बोला गया कि आज के बाद ये दोनों नाम एक दूसरे के साथ जोड़कर पैकेज नहीं चलाया जाएगा। तो सर, इतनी नाराजगी किस बात की? अगर अगर मोदी के बाद योगी है तो ठीक बात है, फिर इसमें इसमें दिक्कत क्या है? मोदी जी को क्या तकलीफ है या फिर अमित शाह जी को क्या तकलीफ है इसमें सर? ऐसे तो अपेक्षा यही रहती है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुर्सी से कुछ ज्यादा ही प्यार है क्या? मतलब बीजेपी मतलब मोदी, मोदी नहीं तो फिर शाह, बीजेपी मतलब शाह, सब कुछ शाह या फिर सब कुछ मोदी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं तमाम पोस्टर्स में, कल सर मैं रायबरेली गई हुई थी और मैं देख रही थी बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए थे और वहां पर सिर्फ मोदी की गारंटी के पोस्टर्स लगे हुए थे। बीजेपी का एक छोटा सा लोगो था, बहुत छोटा सा। मैं चाहूंगी कि बाद में ये पोस्टर मैं दिखाऊं दर्शकों को। एक छोटा सा नाम बीजेपी का लिखा हुआ था और बाकी बड़ा बड़ा नरेंद्र मोदी का बड़ा बड़ा फोटो, बड़ा बड़ा मोदी की गारंटी, इस बार मोदी सरकार, बड़ी बड़ी से बड़ा बड़ा अक्षरों से लिखा हुआ था। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि योगी इज नथिंग, अगर है तो कुछ मोदी, नहीं तो फिर शाह और कुछ नहीं। देखिए ये वो सारे प्रमाण हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि टीवी चैनल्स में अब चलना बंद हो गया है कि मोदी हाँ, बिल्कुल। के बदले योगी गिरवा बन दिए जाएगा। गए पैकेजेस सर, जी फोन करके जी बकायदा ये बात गुस्से में कही जाती थी कि इस तरह के पैकेजेस चलने नहीं चाहिए। जी जी। तो वो चलने बंद हो गए और उसको बंद करने के पीछे सरकार उन्हीं दो लोगों का हाथ रहा। इसके अलावा पोस्टरों में नहीं, दिख क्या रहा है दिक्कत, कि दिक्कत क्या है सर? तो उसी उसी पॉइंट पर आते हैं। हाँ। इसके अलावा जो दूसरे सिम्टम्स दिख रहे हैं कि मोदी की गारंटी चलने लगी, कमल का नाम महत्व कम हो गया, बीजेपी का नाम कम हो गया, तो ये पार्टी पर दो लोगों के वर्चस्व वाली स्थिति हो गई। हाँ। और ये जो कहा जाता है कि पार्टी में पार्टी से बाहर की शक्तियां सक्रिय हो गई, यानी बाहर की शक्तियां जो राहुल गांधी इशारा करते हैं, हम दो हमारे दो, तो कोई शक्ति है जो अब सरकार पर प्रभाव डालती थी, अब पार्टी पर प्रभाव डालने लगी है। तो उस शक्ति को शायद मोदी और शाह ही पसंद है, योगी या कोई और नाम पसंद नहीं है। तो ये कारण है, ये कारण हो सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का नाम, जो कि स्वयं बीजेपी के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य के लगातार जीतने वाले मुख्यमंत्री हैं या बनने वाले मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम को ऑल्टरनेटिव नहीं मानना, इसका मतलब है कि आपने जितने भी नेताओं को, पुराने नेताओं को मुख्य धारा से दरकिनार किया है, वो भी इसी डर से किया है कि मोदी और शाह का कोई विकल्प ना बन जाए। आपने अमित शाह को चुनाव लड़ाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को की सीट छीन ली, आपने लाल कृष्ण आडवाणी को एकदम इससे बाहर कर दिया। वो सारी चीजें लोग मानते थे कि नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी एक एरा है, मान लेना चाहिए, बुजुर्ग हो गए, ऐसे सोचते थे। लेकिन बाद की घटनाओं ने बताया कि नहीं, सिर्फ यही बात नहीं है, ये एक इस हम दो हमारे दो वालों ने अपनी चुनौती या सेकंड लाइन को सामने रखने से ही मना कर दिया है कि किस कोई चैलेंज हमारे सामने हो। हमें तो चाहिए भाई मोहन यादव जैसे नेता किसी को भी बना दे, मोहन लाल, वो क्या नाम, भजन लाल शर्मा ना, वो राजस्थान वाले, हाँ मैं हाँ, भजन वो, भजन लाल वो शर्मा। हाँ, तो ये शर्मा जैसे जो पहली बार एमएलए बने हो या जो कभी एमएलए न बने बने थे, कभी मंत्री न बने थे, ऐसे लोगों को ला के बिठा दो, जिसको जब चाहे तब त्रिवेंद्र सिंह रावत बना दिया जाए, कोई पुष्कर धामी जैसा व्यक्ति लॉयल हो। मोहन यादव हाँ, मोहन शिवराज सिंह यादव चौहान की जगह पर। जगह पे आ गए। तो इस तरह के कंडीशंस जो पैदा हुए हैं वो इस डर को दिखाते हैं कि इनका लीडरशिप के सामने कोई चैलेंज ना रहे। तो सारे पुराने नेता, जो सारे गंभीर नेता, सारे प्रभावशाली नेता, जमीन से जुड़े नेता, उनको सामने से हटा दिया गया है। अब बच गए हैं सिर्फ योगी आदित्यनाथ,
इसीलिए सारी शक्ति जो है योगी आदित्यनाथ को भविष्य में कोई कंटेंडर नहीं बनने देने पर केंद्रित हो गई। इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब लोकसभा में जीतेंगे तब तो, अब जीतेंगे ही नहीं तो फिर योगी आदित्यनाथ को हटा कैसे सकेंगे। योगी आदित्यनाथ को तो एक तरह से आयु मिल जाएगी अगर विपक्ष की सत्ता सरकार में आएगी तो प्रेम कुमार सर, अगर अमित शाह के नाम पर, यानी अमित शाह को कैंडिडेट बनाकर बीजेपी चुनाव लड़े, तो क्या बीजेपी जीत नहीं पाएगी? देखिए, अमित शाह की वो छवि जो है निश्चित रूप से आक्रामक है, और उनकी जो एक अच्छी छवि बोलिए, ताकतवर नेता की छवि बोलिए, वो हिंदू विरोध, ये हिंदूवाद की, और जैसे कश्मीर से जुड़ी हुई बात जो है 370 से जुड़ करके थोड़ी सी मजबूत हुई थी मोदी शाह के बीच में, लेकिन उनके बीच भी शक्ति संतुलन चलता रहता है। जब नरेंद्र मोदी ज्यादा लोकप्रिय होने लगते हैं तो शाह सामने आ जाते हैं, जब शाह पर हमला ज्यादा होने लगता है तो मोदी सामने आ जाते हैं। एक समन्वय के रूप में दोनों चलते रहे हैं। तो उनकी कोशिश तो यही है कि अमित शाह को विकल्प के रूप में बनाया जाए, स्थापित किया जाए, लेकिन मास जिस स्तर पर नरेंद्र मोदी को अभी पुष्ट करता है, उनके नाम को आगे बढ़ाता है, उस तरीके से अमित शाह के लिए बढ़ाता है, ऐसा कोई संकेत मिलता नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है जो लोग ये कह दें कि अमित शाह की एक्सेप्टेबिलिटी उस स्तर पर है जिस स्तर पर नरेंद्र मोदी की रही है। तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आसानी से होता नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि यही इस संघर्ष का पहला जो तार है वो यही है कि योगी आदित्यनाथ जैसा चुनौती अपनी पार्टी से खत्म कर लो तो हम ऑब्वियस नेता बन करके सामने आ जाएं, लोग हमें समर्थन करने को विवश हो जाएं और हमें उस चैलेंज में का सामना न करना पड़े कि जनता मोदी को, अमित शाह को चाहती है या नहीं। तो उस चीज से बचने के लिए ही ये सांगठनिक स्तर पर सुरक्षा की तैयारी के तौर पर अपने ही नेताओं के पर कतरे जा रहे हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने एक बात और कही कि मोदी एक बड़ा भयानक मिशन चलाने जा रहे हैं जो कि होगा वन नेशन वन लीडर। तो आपको क्या लगता है, ये जो 400 पार सीटों का एक जो नारा सेट किया गया, हालांकि अब मोदी खुद उस पर बात नहीं करते, लेकिन ये 400 सीटें क्यों चाहिए? पहले तो ये हुआ कि बीजेपी के तमाम नेता कहते थे कि संविधान बदलने के लिए चाहिए। अभी भी तमाम नेताओं के भाषण आप देख लीजिए, तमाम नेताओं की बाइट्स देख लीजिए, वो खुलकर कह देते हैं कि हाँ संविधान तो बदलेंगे, बदलने में क्या दिक्कत है। तो सर, ये 400 सीटों वाला एक नैरेटिव, संविधान बदलने की बात, और अब ये अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की बात, और अरविंद केजरीवाल ने जो कह दिया कि मोदी चाहते हैं कि वन नेशन वन लीडर हो, सिर्फ और सिर्फ, ये क्या है? इसको मैं समझूंगी, ये सारी चीजें आपस में गुथी हुई हैं। देखिए, सबको देखने का तरीका है कि मोनोपोली, एकाधिकारवाद, निरंकुश सत्ता, इस ओर अगर राजनीति बढ़ती है तो ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं। कहने वाले इसको अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं, कोई इसको फांसीवाद भी बोल सकता है, नाजीवाद भी बोल सकता है, कोई हिटलर से भी कंपेयर कर सकता है, वो समझाने के तरीके होंगे। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी एक तरीका ढूंढा। उन्होंने कहा कि ये 400 नारा का मतलब जो है कि ये होगा कि एक ही व्यक्ति राज चलाए, वो जैसे उसको मन में आए, एक आदमी की मोनोपोली वाली सत्ता है। फिर इसको बीजेपी के ही नेताओं ने अलग तरीके से समझा। 400 का मतलब किसी ने समझा लोकतंत्र, संविधान बदलना जो जरूरी है, उन्होंने माना। किसी ने समझा नहीं, आरक्षण बदलना एकदम जरूरी है, चुनी हुई सरकार जो चाहे वो कर ले। तो किसी ने समझा दोनों के लिए हो रहा है, किसी ने कहा नहीं, संविधान बदलने के लिए 400 इसलिए चाहिए ताकि हम अपने मन के हिसाब से जो फैसला लेना चाहे वो ले सके, कोई बाधा ना हो। यानी बीजेपी के नेताओं ने भी अलग अलग तरीके से इस चीज को समझाया। अपोजिशन के मन इसके सामने आया तो इन्होंने सीधे समझाया कि उनके हवाले से, बीजेपी नेताओं के हवाले से, अपनी परसेप्शन से कि ये 400 पार का जो नारा गढ़ रहे हैं, ये वास्तव में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र का जो चुनाव प्रणाली है हमारी उसको ही खत्म कर देंगे, आगे कभी चुनाव ही नहीं होगा। ये सारी चीजें क्या है, वो डर पैदा हुआ है जो अलग अलग रूपों में व्यक्त हो रहा है, और सब में लोकतंत्र के लिए चिंता है। क्योंकि ये देश लोकतंत्र के लिए चिंता करता है,
हर आदमी लोकतंत्र के लिए चिंता करता है इस देश का। इस वजह से उस मोनोपोली या एकाधिकारवाद की जो आशंका है उसके समांतर सबको लोकतंत्र बचाने की चिंता से जोड़ा जा रहा है। ये जोड़ने का काम करने के भाषा अलग हो सकती है, तरीका अलग हो सकता है। मैंने इस पूरी तरह से बताया। अरविंद केजरीवाल ने भी एक नई भाषा दी है बताने के लिए कि ये मोनोपोली एकाधिकारवाद निरंकुश सत्ता का दौर आने वाला है अगर आप फिर से इस सरकार को आने देंगे तो। सर, राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर अब हर जगह जाते हैं, मंचों पर, भाषणों में और सार्वजनिक रैलियों में, जहां भी होते हैं, इंटरव्यूज तक में एक छोटी किताब अपने साथ रखते हैं, संविधान की किताब। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान की बात कर रही है, पाकिस्तान खुश हो जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, तो बाहरी ताकत कांग्रेस के साथ है, विपक्ष के साथ है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार ज्यादा प्रभाव क्या डाल रहा है? देखिए, ये बात नई नहीं है जो बीजेपी कह रही है कि पाकिस्तान को खुशी होगी, ये पहले से कही जाती रही है। तो इस बार वैसी बातों पर जनता बहुत कान नहीं दे रही है कि यहाँ हिंदुस्तान में किसी की जीत होगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, कि कोई मणिशंकर अय्यर ने कुछ कह दिया तो उस बयान पर बात की जाए, या सैम पित्रोदा ने कुछ कह दिया तो वो चुनाव का मुद्दा हो जाए। इन सब चीजों को जनता चुनाव का मुद्दा बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके अपने पुराने अनुभव हैं कि हमारे मुद्दों पर बात नहीं हो पाती है। और अब जनता अपेक्षा करती है ये कि आप बताइए ना कि रोजगार क्यों नहीं दिए, आप बताइए ना कि महंगाई इतनी बढ़ती क्यों चली गई, या इस तरह से जो भी है कि हमारे उद्योग धंधे क्यों बर्बाद हुए। आप घूम रही हैं जगह जगह, पता चल रहा होगा कि उद्योग धंधों का क्या हाल है। उत्तर प्रदेश तो माना जाता था हर जिले में एक प्रोडक्ट का जो नारा दिया गया था, इसीलिए ना कि हर जिले में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एक को पहचान दिलवाई जाए। तो बहुत सारे प्रोडक्ट जहां थे उसको एक को भी पहचान दिलवाई नहीं जा सकी। बनारसी साड़ी अब दिख रही है कहीं, उसको बनाने वाले लोग रो रहे हैं, बुनकर हो, दूसरे कारीगर हो, सब परेशान है। तो उन सब पर जीएसटी की मार पड़ी है और पूरे जीएसटी से देश करा रहा है। भाई हमारा प्रोडक्ट हमने तैयार कर लिया, हमने किसी को दे दिया मार्केट में, और वो प्रोडक्ट अभी बिका भी नहीं है, बिक करके हमारे पास पैसा आएगा, उससे पहले सरकार कहती कि जीएसटी दे दो, और जीएसटी में बिका ही नहीं माल तो हम जीएसटी कैसे दें। तो इस तरह की समस्या से सारे लोग जूझ रहे हैं। तो इससे जनता उन बातों पर अब ध्यान देना नहीं चाह रही है। खुद बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हो गया, बहुत हो गया, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू पर्याप्त है, सही है। अब तो मंदिर भी खतरे में है बता रहे हैं सर मोदी जी। फिर से उसी नैरेटिव को कि जैसे जनसंख्या वाला भी नैरेटिव आया कि मतलब पहले मंदिर बनाने के लिए वोट दो, फिर मंदिर बन गया इसके लिए वोट दो, फिर मंदिर कहीं गिर ना जाए इसके लिए वोट दो। अब आगे क्या करेंगे? मंदिर की पुताई करवाने के लिए भी वोट मांग लेंगे क्या? मंदिर देखिए, आगे कुछ होगा, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाएंगे और कहेंगे कि मंदिर को अगर सुरक्षित रहना है तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए न। मतलब ये है, आप देखिए चाहिए क्या, मोदी जी की सरकार में मंदिर जरूर बने, लेकिन मंदिर बनने के साथ साथ जमीन के घोटाले भी हुए, तो वहां के लोगों को परेशानियां भी हुई। भाई पूरे आध्यात्मिक शहर को पर्यटनों का शहर बनाने की कोशिश की गई, अच्छा प्रेम कुमार सर, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद अब आप 2024 के चुनाव को कैसा देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव अरविंद केजरीवाल की जगह कोई दूसरा नेता होता तो शायद उसके मतलब अलग होते कि कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली है, फिर तो ये जेल में चले ही जाएंगे, इस तरह की बातें हावी हो जाती। लेकिन अरविंद केजरीवाल में ऐसी पटकथाओं को खारिज करने की बहुत बड़ी क्षमता है। वो नया नैरेटिव खड़ा करने में सक्षम है। वो बाहर आकर के ये बोल रहे हैं कि हमको क्यों भेजा गया, हमको जेल इसलिए भेजा गया ताकि हम जो इस चुनाव में चुनाव प्रचार न कर सके, ताकि हम इस्तीफा दे दे, मेरी सरकार चली जाए, जो सरकार ये आप लोगों का वोट लेकर नहीं जीत सके वो हमको जेल भेज करके हमसे छीन लेना चाहते हैं, आपसे छीन लेना चाहते हैं। इस टोन पर वो बात कर रहे हैं कि ये दरअसल हमको जेल नहीं भेजा गया है, जनता के फैसले को जेल में भेजा गया है, जनता का फैसला जेल में गया है, वरना हमारे खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है, आज तक सबूत नहीं दे पाए। हमें अभी रिहा किया गया, हम पहले भी रिहा हो सकते थे, आगे भी रिहा होंगे,
और अगर हमको, ये तो मेरी बात है, अब तो वो कह रहे हैं कि अगर ये मोदी सरकार जीत के आ गई तो उद्धव ठाकरे भी जेल जाएंगे, तेजस्वी भी जेल जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि तो एक ट्रेंड बन जाएगा कि अगर आप उसकी उनकी पार्टियों को नहीं तोड़ पा रहे हैं, सरकार नहीं गिरा पा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को जेल में डालो, टॉप नेताओं को जेल में डालो और पार्टी तोड़ो राज करो, पार्टी तोड़ो राज करो, ऐसा ट्रेंड बन जाएगा। और इसकी पूरी कोशिश भी हुई है, पार्टी तोड़ने की कोशिश भी हुई है, कुछ लोग पार्टी छोड़ करके भी गए, लेकिन ये तो आम आदमी पार्टी का मानना पड़ेगा संगठन के ज्यादा संख्या में लोग टूट कर नहीं गए, वरना ऐसे संकट की घड़ी में तो नेता टूटते हैं, जब बिल्कुल खास करके जब पार्टी टूट प्रलोभन जाती सामने है, होते हैं, बिल्कुल पार्टी सही टूट बात जाती है। तो वो हुआ नहीं। इवन हमें ध्यान है कि मनीष सिसोदिया ने भी कहा था कि हमसे कहा गया है कि आप पर्याप्त संख्या में पार्टी तोड़ के आ जाइए तो हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, और ये सब केस मुकदमों से भी छूट गई। आतिशी तो ने आप, भी कहा, तमाम नेताओं ने कहा, बिल्कुल हाँ, सर। तो ये कहते रहे। अब अरविंद केजरीवाल भी उसी तरह से बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबके सब लोग झूठी बोल रहे हैं और एक सच केवल बीजेपी के नेता ही बोल रहे हैं। तो जनता के मन में अरविंद केजरीवाल एक बात समझाने में कामयाब हो जाएंगे। हमें लगता है कि हमें जेल में भेजा जाना राजनीतिक प्रयोजन है, इसका राजनीतिक मकसद है। इसका मकसद केंद्र में डरे हुए लोगों को अपनी सत्ता बचाने का रास्ता खोजना है। इसलिए हम जैसे लोगों को जेल में भेज करके वो अपनी राजनीति को हमेशा के लिए पक्की करना चाहते हैं, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। इस तरह का मैसेज लेकर आएंगे तो वो आशंका जो छोटी सी बनती है कि वो जेल से बाहर आए हैं तो कुछ दिन के लिए आए हैं, फिर तो जेल ही जाएंगे, तो इससे नुकसान होता, उस पर ये नैरेटिव बहुत भारी पड़ने वाला है। अरविंद केजरीवाल जेल में रहते तब भी नुकसानदायक थे, और जेल से बाहर आकर के वो पूरे देश में इंपैक्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। ये मुझे लगता है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के चुनाव पर वो असर डालेंगे, बीजेपी को परेशान। इंडिया गठबंधन कितना मजबूत होगा, आप ये बताइए, अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं तो। और उन्होंने ये भी कहा, अरविंद केजरीवाल ने आज अपने भाषण में, कि हेमंत सोरेन को भी जेल से ही सरकार चलानी चाहिए थी, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। हाँ, तो देखिए, सही गलत का निर्णय तो वो लोग करें, क्योंकि हेमंत सोरेन इस स्तर पर जाकर के चुनावी ये लड़ाई लड़ने का, चूंकि दिल्ली में होना और झारखंड में होना में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन वकीलों से बात करने के लिए दिल्ली आए थे। इस बीच में घोषणा कर दी गई कि हेमंत सोरेन फरार हो गए हैं, और वहां पर उनकी अरेस्टिंग के लिए छापेमारी होने लग गई। तो ये सिचुएशन तो अरविंद केजरीवाल को झेलनी नहीं पड़ी ना। अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में है, फरार होने वाले जैसा नहीं हो, तो उनको तो फरार घोषित कर दिया गया था। तो हेमंत सोरेन के चैलेंज अलग थे, तो उनको अपनी सरकार बचाना था। वहां गठबंधन सरकार वो चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल गठबंधन सरकार नहीं चला रहे हैं। तो उन्होंने सरकार बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया, इस बात को समझना पड़ेगा। हेमंत सोरेन और केजरीवाल इक्वेट नहीं हो सकते, उनकी सिचुएशन अलग है और दोनों की अलग अलग है। तो इसलिए मैं अरविंद केजरीवाल जी का वो बोलते हैं तो उसका मकसद कुछ और होता है, अपने मुद्दे पर फोकस करना होता है। लेकिन मुझे जब विश्लेषण करने बोले तो मैं तो कहूंगा कि हेमंत सोरेन ने बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपनी सरकार को बचा लिया, और अरविंद केजरीवाल जी का तरीका अलग था सरकार बचाने का, चलाने का, ये है। लेकिन इंडिया गठबंधन का सवाल जो आपका है कि मजबूत होगा कि नहीं, देखिए, कम से कम भी तो अरविंद केजरीवाल जहां जहां जो प्रो हिंदू वोटर होते हैं, जो बीजेपी से नाराज हैं हिंदू होने के बावजूद, वैसे वोटर जो कहां जाएं में कांग्रेस में जाने में हिचकिचाते हैं, वो वोटर आम आदमी पार्टी को आकर्षित करते हैं। ये खास वोटर हैं जो प्रो बीजेपी होके आम आदमी पार्टी की ओर आकर्षित होते हैं, जो निराश हैं बीजेपी से। जी, बीजेपी से निराश हैं। तो वैसे वोटर को वो पूरे देश में जोड़ने की क्षमता रखते हैं। हरियाणा में बगल का राज्य है, यहाँ सबसे ज्यादा वो प्रभाव डाल सकते हैं। पंजाब में, जहां पर कि हालांकि कांग्रेस से ही लड़ाई है, लेकिन वो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पंजाब में भी वो जा सकते हैं, क्योंकि पंजाब से भी बहुत बड़े बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं, एनआईए भी उनको खोज रही है, इस तरह से बातें हैं। तो वो पंजाब में भी जाएंगे ताकि उनकी पार्टी की स्थिति अच्छी हो। और बाकी देश कई जगहों पर तो चुनाव हो चुके, बहुत असरदार होते गुजरात में, लेकिन गुजरात का चुनाव खत्म हो गया। फिर भी झारखंड में भी उनका असर है, बिहार में भी उनका असर है। तो इस तरीके से जहां असर है वहां अरविंद केजरीवाल प्रभाव डालेंगे, मगर मूल रूप से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ की राजनीति को अरविंद केजरीवाल के आने से इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी।
जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, आपने समय दिया, और तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जो हमें देख रहे थे। नमस्कार।